नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग यूएसए पे। मैं हूं विभूति झा और आज आपसे चर्चा करेंगे इस बात पे कि राहुल गांधी के जो सीने हैं ना, वो 72 इंच की हो गई हैं। उसके पहले आपसे अनुरोध है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल, गिव योर फीडबैक एंड थैंक यू वेरी मच for your overwhelming support and viewing of my yesterday's show in which we said getting ready for 2029. Thank you very, very much. And thank you very much to all those people who expressed their support to my family. Deeply appreciate that. Let's get going. You see, राहुल गांधी जो हैं, उनकी एक बात है कि उनको अपनी जुबान पे लगाम नहीं है। बिल्कुल ही उनको उनके मुंह से जो निकलता है, इधर से आलू उधर से सोना, आप जानते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी पे प्रहार किए हैं, वो अपने आप में एक शर्मनाक की कैटेगरी के भी ऊपर चला जाता है। मौत का सौदागर उनकी मां ने कहा था, चौकीदार चोर है, पार्लियामेंट में कनखी मारना, जाके झूठा गले मिलने का प्रयास, और हमेशा से वही कहते आ रहे हैं मोदी डिक्टेटर है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज उन्होंने ये भी कहा है कि उनका सीना 56 इंच का नहीं 30 इंच का हो गया है। मैं राहुल गांधी से सिर्फ यही पूछूंगा, तुम्हें क्या 72 का इंतजार है? शायद तुम आज बड़े इन 99 सीटों को जीतने के बाद शायद तुम्हारा सीना बढ़ गया है। हालांकि मुद्दों में कहें, पर्सनालिटी में कहें, चरित्र में कहें, तो तुम मोदी जी के सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन उनके बातों की चर्चा की जाए तो क्या हम देख रहे हैं? कल की चर्चा जो हमने की थी 2029 2027, आज राहुल गांधी इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल क्रिपल हो गया है, यानी कि अपाहिज हो गया है, उसको काम नहीं होगा उससे। और ये भी कहा है कि भारत जो है एजुकेशनल क्राइसिस, नेशनल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, सारी क्राइसिस में आ गए हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि बंधु बरखुरदार, आप जो है अपने 72 हूरों का इंतजार करिए और जाके थाईलैंड जाके या कहीं भी जाके मसाज करके आइए। अभी जो उछल कूद की जो है ना, आपकी जो उत्सुकता है कि हम मोदी से टक्कर लेंगे, आप उनके लायक नहीं है टक्कर करने के लायक, आज तक तो नहीं है। इसलिए आप अपनी आवाज से, आप अपनी बोली से उनको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि मोदी जी कर्मयोगी हैं। वो आपकी बातों से विचलित नहीं होंगे, लेकिन आपको अपनी ही बातों का खुद को जवाब देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि मैंने 2-4 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि अगर इंदिरा गांधी अपने समय में अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी थापी थी भारत पे, लादी थी भारत पे, थोप दिया था भारत पे, उसके बाद उन्होंने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए, सेकुलर और सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लगा दिया। तो जिस तरह से राहुल गांधी और उनका परिवार और उनके समर्थक जिस तरह से गवर्नमेंट के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, क्या ये जो सारी क्राइसिस की बात की है, शायद मोदी को चाहिए कि एक हिंट दें, वो एक हिंट दें कि अगर देश खतरे से गुजरेगा इन तरह के झूठे बयानों से, तो शायद मुझे एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेप लेना पड़ेगा। आई थिंक दैट विल बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स। ये तो राहुल गांधी खुद ही कह रहा है, वो तो झूठ ही बोल रहा है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर वो कह रहा है कि ये है, तो चलिए हम आपकी बात मान करके हम वो करते हैं जो आपकी दादी ने किया था। उसके बाद आपको हम वहां बैठा देंगे जहां कि आपने इतने सारे लोगों को बैठाया था। Maybe you will write a letter to your beloved girlfriend like your great grandfather did, writing a letter to a daughter from his cell. दरअसल आई थिंक भारतीय लोगों में भी इस बात की अब चिंता होने लगी है कि ये चीजें जो हैं ये बेकाबू ना हो जाए। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि राहुल गांधी जो हैं, अब
वो पूरा प्रयास करेगा कि मोदी सरकार को कुछ काम न करने दे। इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, बहुत लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तीन तीन स्टेट्स में राज कर रही है, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, उनका बर्ताव है जैसे कि पूरे देश को वही चला रहे हैं। तो अजीत भारती के पीछे उन्होंने एफआईआर फाइल करवाया कर्नाटका में, और कर्नाटका के पुलिस दिल्ली यूपी आए उनको पकड़ने के लिए। लेकिन चूंकि अजीत भारती जी ने इस बात की चर्चा की हुई थी, तो उनको अरेस्ट नहीं कर पाए। वो ये जो कहते हैं, ये डेमोक्रेसी के नाम पे फतवा वाला स्टेट राहुल गांधी चला रहा है। फैसिस्ट और फतवा वाला स्टेट उसके मन में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको अपनी 72 हुरें याद आ रही हैं, इसलिए उसको हो रहा है उन 72 हुरों के लिए उनको 72 इंच की छाती चाहिए। दूसरी बात, एक बात और भी देखेंगे आप, मीडिया में जिस तरह से बातों को, दो शब्दों को तोड़, दो सेंटेंसेस को तोड़ के एक सेंटेंस बनाया जाता है। आप सबों को याद होगा, जबकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई जब शुरू हुई थी, उस वक्त बड़ी चिंता थी कि भारतीय विद्यार्थियों को वहां से लाया जाए। उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने संबंधों को रखते हुए रशियन प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया कि किसी तरह से उन्हें अपने स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को वहां से निकाल लिया जाए। उन दिनों 3 दिन या 2 दिन जो भी था, लड़ाई रुकी थी या कुछ ऐसा माहौल हुआ था, सच्चाई तो हम कभी नहीं जानेंगे, लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से निकालने के लिए कुछ तो व्यत्यय हुआ था उस लड़ाई में। इस बात को वो तोड़ मरोड़ के ये कह रहे हैं कि मोदी ने क्लेम किया कि ही स्टॉप द वॉर। मोदी नेवर क्लेम्ड इट ही स्टॉप द वॉर। मोदी जी ने यही कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। दैट वाज हिज स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और अगर आप सब जानते हैं कि पश्चिम वेस्टर्न नेशन, पश्चिम नेशन और यूरोप में लड़ाई की एक अपनी उनका अपना अंदाज है। अगर आप देखेंगे तो यूरोप में क्या होता है ना कि समय समय पे वो अपनी टेरिटोरियल एडजस्टमेंट करने के लिए मारामारी करते हैं, लेकिन उनको 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 आपको मानना पड़ेगा उनकी चालाकी। वो इस तरह से करते हैं कि यूरोप की समस्या सारी दुनिया की समस्या हो जाती है, राइट। इस बात को समझिए। यूक्रेन जो कहते हैं फूड बास्केट है दुनिया का, कितने लोग मरे हैं उसके कारण मैं तो नहीं जानता, मेरे पास तो कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुए थे, वो यूरोपियन वॉर्स थे। बिकॉज ऑफ कॉलोनियल और इंपीरियल रूल के कारण कॉलोनीज की सेनाएं मरी थी वहां जाकर के। इंडियन सेनाएं बहुत मरी थी वहां पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वॉर, आप सब जानते हैं इस बात को। तो मैं उस इतिहास को रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि मैंने रुकवा दिया था वॉर। उन्होंने यही कहा था कि मैंने, मेरे अनुरोध पे ऐसा प्रावधान हुआ, व्यत्यय हुआ उस वॉर में, जिससे कि इंडियन स्टूडेंट्स को लाया गया वापस। अब मुझे याद है कि एक लड़की थी जिसने कुछ नहीं कहा, देयर वाज नो आभार और उद्गार जिसका उन्होंने प्रकट किया था। खैर जान लीजिए, वो अलग अलग बात है। एक और बात कहते हैं, इन्होंने एक और भी बात कही है, देखिए बड़ी मजे की बात है, किस तरह से वो आपको मोदी जी के खिलाफ या मोदी जी को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा नीट के और एग्जाम के चक्कर में करते। मैं तो बिहार का हूं, मैं तो जानता हूं कि वहां के स्कूल में कितनी चोरियां होती थी इम्तिहानों में, राइट। मैंने अपने शो में बहुत पहले कहा भी था कि बिहार में पेरेंट्स कहते थे बच्चों को जाकर के ये एग्जाम पेपर लेके जाओ, तुम्हें बचेगा, तुमको चोरी करने का मौका दिया जाएगा। शर्म की बात है, दुख की बात है कि भारतीय लोग जो हैं, शायद मैं तो चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करें। ये पूरी धांधली क्या कांग्रेस के एजेंट्स ने किया था क्या? ये सारा का सारा जो किया था कांग्रेस एजेंट ने किया था? आई डू नॉट नो। मैं एक, जैसे राहुल गांधी बेवकूफी वाली बात करता हूं, मेरी बात को आप बेवकूफी वाली बात मान करके सुनिए जरा, कि क्या ये राहुल के एजेंट थे जिन्होंने उस खात की रसूल किया था? कि बहुत जगहों में ये भी देखा जाता है कि उस खात करने वाला कोई और होता है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें उन्होंने आरोप लगाया
कि वो एजुकेशन में क्या चेंज लाएंगे, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट तो बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, तात्पर्य आरएसएस। और आप जानते हैं कि आम आम हिंदू मोदी जी से बहुत नाखुश है इस बात को कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में कुछ चेंज ही नहीं हुआ। यहां तक कि जो नए एजुकेशन मिनिस्टर जो बनाए हैं, उनका एक दावा था पहले टर्म में जो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, उन्होंने कहा था कि हमने 5 साल में कुछ किया ही नहीं। तो लोगों को यह शिकायत है कि एजुकेशन पॉलिसी में, एजुकेशन सिलेबस में, एजुकेशन की पद्धति में परिवर्तन चाहिए भारत को। हमें बीएससी केमिस्ट्री, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी और पढ़ने वाले जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग में क्षमता नहीं होगी फैक्ट्री में जाके काम करने की। तो व्हाट भारत को जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट वाली, और उसी स्किल डेवलपमेंट के कारण भारत की कास्ट सिस्टम भी गिरेगी, क्योंकि महत्ता है स्किल की, आपके हुनर की। एक उदाहरण देता हूं, आप जिस जिस जैसे भाई घर में रहते हो, करेक्ट, अगर वहां पे पानी लीक हो रहा है तो आपको प्लम्बर की जरूरत है, उस दिन आपको पीएचडी और कंप्यूटर साइंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा इस बात को, और उस काम की महत्ता है। तो हमने उसको कह दिया कि प्लम्बर है, उसकी काम की महत्ता कितनी बड़ी है इस बात को समझा जब जरूरत पड़ती है। तो जिस तरह से आपके बॉडी में सर से लेके अंगूठे तक जहां दर्द होता है, तभी पता चलता है कि ओ माय गॉड, वो दर्द वहां भी होता है, चाहे ठेंगुने में हो, कमर में हो, गले में हो, नाक में हो, या जहां भी हो। इसलिए इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि भारत को स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, अप्रेंटिस प्रोग्राम्स की जरूरत है, न कि बीए, एमए, पीएचडी इन हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और व्हाटएवर। क्योंकि हर एक एजुकेशन की अपनी महत्ता है अपनी जगह पे। एक और बात करूंगा, उन्होंने कहा कि कोई पीएम से डरता नहीं है। वो जो वारदात हुई थी जिसमें किसी ने चप्पल फेंका था प्राइम मिनिस्टर की मोटरकेट पे, उसने कहा था कि राहुल ने कहा कोई उनसे डरता नहीं है। लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि 10 साल से मैंने ये नहीं देखा, क्या आपने देखा कि मोदी जी किसी को भयभीत करते हैं, किसी को डराते हैं? उनकी विनम्रता और जिस तरह से उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास करके अपने आप को कमजोर बनाया, यहां तक कि हिंदू लोग जो उनसे नाराज थे उनको मौलाना मोदी कहते थे। लेकिन उसी मौलाना ने किसी मुसलमान को वोट देने से मना कर दिया बीजेपी को। सोचिए, तो जब आप इस तरह की चर्चा करते हैं, 72 इंच वाले राहुल गांधी, अपनी चर्चा अपना सोचो यार, तुम कितने गिरे हुए हो इंसान हो। इसकी बात मैं तुमसे और क्या कहूं, न तुम्हारे पास न आलू है, न कभी सोना निकलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, भाई और बहनों, राहुल का प्रयास शुरू हो गया, अगली तैयारी कर रहा है, उसे पता है। उसने ये भी कहा, अब ये बहुत सोचने वाली बात है, कि मोदी अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में, मानसिक रूप से कमजोर हो गया है, साइकोलॉजिकल केस हो गए हैं। ही हैज साइकोलॉजिकली कोलैप्स्ड, दैट इज द फ्रेज ही यूज्ड। आपने शायद मेरे पहले प्रोग्राम में सुना होगा, मैं राहुल गांधी को एक साइकोलॉजिकल डिलेमा कहता हूं। वो साइकोलॉजिकल पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और उसकी समस्या ये है कि बंदे का कोई आइडेंटिटी नहीं है। दुनिया जानती है कि नेहरू हिंदू थे, लेकिन नेहरू की बेटी इंदिरा ने नॉन हिंदू से शादी की, चाहे उसकी जात पात जो भी हो, मैं नहीं जानता। फर्ज कीजिए उसका नाम फिरोज गांधी था, राइट। तो सिस्टम के हिसाब से लड़की जब शादी करती है तो उसका धर्म परिवर्तन होता है अपने शौहर के हिसाब से, ठीक है। तो इंदिरा गांधी तो हिंदू न रह गई, वो तो फिर पारसी हो गई या मुसलमान हो गई, जो भी थी। राजीव गांधी ऑटोमेटिकली हिंदू नहीं है। सोचिए इस बात को, राजीव गांधी की पत्नी इटालियन है, क्रिश्चियन है। राहुल गांधी क्या हुआ फिर? इसलिए ये जनेऊधारी घूमता रहता है। एक तो साइकोलॉजिकल डिलेमा उसका ये है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, वो बना भी नहीं सकता। और दूसरी कि नेहरू, इंदिरा और राजीव के तुलना में ये वाकई बहुत ही छोटा ओछा इंसान है।
वो तीनों ही अपनी अपनी हस्तियों के हिसाब से इससे तो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर थे और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे। ये जानता है कि इस हालात में वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। मोदी ही उनके बीच में अटके हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर अभिलाषाओं की पूरी पूर्ति में। तो राहुल गांधी जो है अब साइकोलॉजिकल केस है ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विद इन हिज ओन फैमिली। ही इज अ केस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। द पिटी इज, दुख इस बात का है कि जो हिंदू जो उस कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिसने हिंदुओं का सर्वनाश किया है हर समय, हर अवस्था में, और जब भी चाहा जो भी किया, यहां तक कि देश को वक्फ बोर्ड के नाम, भारत देश की जमीन को उन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया है एक तरह से। तो भाइयों और बहनों, इस बात की चिंता, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी, कहां है आलू, कहां है सोना? 72 इंच का सीना है क्या तुम्हारा? चलो उस बात पे बात करेंगे और कभी। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल. We are there for you and we want you to be with us. Thank you.